द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी शुरुआत होती है जब पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में पता चलता है, रिपब्लिक के बारे में पता चलता है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो ये शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये स्टार्ट होता है लेट 18th सेंचुरी में। तो 1774 में फ्रांस का जो राजा बनाया जाता है लुई 16 को, जो कि एक बर्बन फैमिली का एक प्रिंस होता है। इसको 20 साल की एज में यहाँ पे राजा बना दिया जाता है और इसकी शादी करा दी जाती है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। अब ये दोनों ही इस लेवल के अय्याश होते हैं, इस लेवल की अय्याशियाँ करते हैं कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जो इनका महल होता है, पैलेस होता है, वो $2 बिलियन का होता है और इसके अंदर 700 कमरे होते हैं और जो भी अय्याशी करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ ये पूरे के पूरे पैलेस के अंदर प्रेजेंट रखते हैं, हर चीज़ इनके पास में अवेलेबल होती है। और साथ में ये अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अमेरिका, जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना होता है, तो ये बोलते हैं अमेरिका से कि हम आपकी मदद करेंगे। ऑलरेडी ये कर्जे में होते हैं क्योंकि इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। तो ऑलरेडी ये कर्जे में होने के बाद भी ये अमेरिका को फ्री करवाने के लिए ब्रिटिशर्स को जवाब देने के लिए ये वहाँ पे जाके अपने सैनिकों को भेजते हैं और अटैक कर देते हैं। उस रीज़न की वजह से और कर्जे में डूब जाते हैं और ये 3 बिलियन लिब्रो के कर्जे में डूब चुके हैं क्योंकि इनके पास में यहाँ पे जितना भी कर्जा है उसको चुकाने का सिर्फ एक ही तरीका आता है इनको कि टैक्स को बढ़ाते जाओ। तो ये मन चाहे टैक्स बढ़ाते हैं। अब टैक्स किसके ऊपर लगेगा? उस टाइम पे जो खर्चे थे, एक तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा खर्चा था वो जो डेट था उसका खर्चा, दूसरा सैनिकों को सैलरीज देने का और जितना भी यहाँ पे जो सर्वेंट काम करते थे गवर्नमेंट के अंदर उनका खर्चा, और सबसे जो बड़ा खर्चा यहाँ पे होता था वो डेट का वापस रीपे करने का खर्चा होता था। तो 5 प्रॉब्लम्स ओनली 1 सॉल्यूशन, इनके पास में एक ही सॉल्यूशन था, इंक्रीज द टैक्सेस को इंक्रीज करो। अब ऐसा नहीं है कि सब लोगों को टैक्स देना होता था, नहीं, जो यहाँ पे पूरे का पूरा पॉपुलेशन 3 एस्टेट में डिवाइडेड था। फर्स्ट जो एस्टेट होता था उसको क्लर्जीज बोलते थे। ये लोग मानते थे कि ये तो अपने आप में ही भगवान है, ये खुद ही भगवान है। और जो सेकंड होता था, सेकंड एस्टेट, उनको बोलते थे रॉयल्टी या नोबेलिटी। ये लोग वो होते थे जो किंग और किंग की फैमिली से रिलेटेड होते हैं। और थर्ड एस्टेट जिसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया गया, और किसी चीज़ को ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है और बस एक आग लगने की देर है और वो फट जाता है, उसी वजह से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जो थर्ड एस्टेट को इतना ज़्यादा कंप्रेस किया फर्स्ट और सेकंड ने कि ये एक रिवॉल्यूशन, बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के फॉर्म में सामने आया। तो फर्स्ट क्लर्जीज और सेकंड नोबेलिटीज, इन ये दोनों एक्सप्लॉइट करते थे आपके थर्ड एस्टेट के लोगों को। थर्ड एस्टेट में मेजॉरिटी जो लोग होते थे वो फार्मर्स ही होते थे, बाकी अलग लॉयर वगैरह, डॉक्टर वगैरह सब आते थे। इसमें कुछ लोग अमीर, और थर्ड एस्टेट में भी कैटेगरी होती थी, कुछ लोग अमीर होते थे, कुछ लोग गरीब होते थे। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन होती थी वो थर्ड एस्टेट के भी गरीब लोगों के साथ होती थी। तो इस तरीके से 3 डिवीज़न होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट में। अब जितना भी आपको टैक्स पे करना है तो सबसे पहले आप लगाओगे यहाँ पे टैक्सेस थर्ड एस्टेट के ऊपर। और आपको लग रहा होगा कि थर्ड एस्टेट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके पास में ज़मीन ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं। 90% जो ज़मीन होती थी ना वो चर्च के नाम होती थी, मतलब फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के पास ही मेजॉरिटी ऑफ ज़मीन होती थी। और सबसे ज़्यादा टैक्स देना होता था वो थर्ड एस्टेट के लोगों को देना होता था। तो यहाँ पे थर्ड एस्टेट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बहुत गंदी तरीके से। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट था उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था, और जबकि जो थर्ड एस्टेट में जो फार्मर्स आते थे, जो थर्ड एस्टेट में जो लोग आते थे, उनको 2 तरीके के टैक्स देने होते थे। एक तो नोबेलिटी को टैक्स देना है और एक चर्च को टैक्स देना है। जो चर्च को टैक्स देना होता था उसको टिथ बोलते थे। टिथ क्या होता था कि जितनी भी क्रॉप आपकी प्रोड्यूस हुई है उसका 1/10 पार्ट आपको पहुंचाना है, 1/10 पार्ट आपको पे करना है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, किसको? चर्च को देना है। तो इस तरीके से इनको डे बाय डे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस है वो इंक्रीज होती जा रही थी और जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही थी। फूड का जो प्रोडक्शन है वो तो लिमिटेड ही होगा, तो यहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड है वो इम्बैलेंस हो गई। जो 1715 के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन थी वो 2.3 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे लोगों के अंदर भुखमरी आ गई। लोगों की जो सप्लाई और डिमांड है वो इम्बैलेंस होने लग गई। लोगों के पास में खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है।
और टैक्स पे टैक्स देना है उनको, क्योंकि राजा की अय्याशियाँ कम नहीं हो रही है। तो बेसिकली राजा अपने शौक पूरे करने के लिए थर्ड एस्टेट के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, और इतना एक्सप्लॉइट कर रहा था तो लोगों को गुस्सा आ रहा था। लेकिन लोगों के पास में उस टाइम पे विजडम नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। उन्होंने वहाँ पे रिवॉल्ट करने की सोची, लेकिन उनके पास में प्रॉपर नॉलेज, एजुकेशन, रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से वो फेल होते जा रहे थे। तो यहाँ पे एजुकेशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है वो आपके दिमाग से होता है। तो धीरे धीरे लोग एजुकेट होने लगे, छोटे छोटे क्लब बनने लगे पढ़े लिखे लोगों के, तो लोग बहुत पढ़ने लगे, और पढ़ पढ़ के क्या हो गया, लोगों ने एक दूसरे के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, फिलोसफर्स पैदा हुए। तो उस टाइम जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनका ये मानना था कि भगवान ने किसी को नहीं भेजा है, जो जिसकी जितनी मेरिट है, जिसकी जितनी क्षमताएं हैं, उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, ना कि किसी बर्थ के अकॉर्डिंग किसी को अधिकार मिलना चाहिए। ये चीज़ लोगों में फैलाने लगे। तो उस टाइम पे बड़े ही फेमस जो फिलोसफर पैदा हुए, उनमें से एक फिलोसफर है जॉन लॉक, वो इंग्लिश फिलोसफर थे, और एक रूसो करके एक फिलोसफर पैदा हुए। इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ये फैलाना स्टार्ट किया कि हम जो हैं वो मेरिट के आधार पे हमको राइट है चीज़ों को लेने का, ना कि बर्थ के आधार पे। तो लोगों के अंदर जो डेमोक्रेसी की, जो बोल सकते हो, लाइट को एनलाइट करने का काम किया, वो इन दोनों फिलोसफर ने स्टार्ट किया। तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलने लगी। और जो जॉन लॉक थे, उन्होंने अपनी एक बुक, बड़ी फेमस बुक थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी कि जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए, ना कि बर्थ के अकॉर्डिंग। और ये एक चिंगारी का काम करने लगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे कंप्रेस हुए जा रहा था थर्ड एस्टेट। तो आप बोल सकते हो कि जॉन लॉक हैं वो एक तरीके से इग्निशन का काम करते हैं पूरी की पूरी कंप्रेशन के अंदर, और ये बर्स्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे लोग पढ़ने लगे, और धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे राजा तो एक्सप्लॉयटेशन करे ही जा रहा था, और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही थी पूरे के पूरे देश में। अब क्या होता है कि लोगों के कहने पे राजा ने बोला कि ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हम एक काम करते हैं, टैक्सेस को रिवाइज करते हैं। तो टैक्सेस अकेला राजा रिवाइज नहीं करता है, वो क्या करता है कि सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है और बिठाता है। तो उसको एस्टेट जनरल बोला जाता है, मतलब तीनों एस्टेट के लोग आके वोटिंग करेंगे, और उस हिसाब से हम टैक्सेस को रिवाइज करेंगे। टैक्सेस इंक्रीज करना था बेसिकली राजा को, बस दिखावा था कि हम सबको बुला के पूछ रहे हैं। तो जो एस्टेट जनरल होती थी वो पॉलिटिकल बॉडी होती थी, बस दिखाने के लिए एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख पा रहे हो कि जो लास्ट मीटिंग है वो कब की गई है, वो 1614 में की गई है, और जो दूसरी मीटिंग है वो 5 मई 1789 को की गई, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट करने की सोची। तो राजा ने सोचा कि यार अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो इनको दिखाने के लिए एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं, एक छोटा सा मतलब एस्टेट जनरल की मीटिंग कर लेते हैं। लोगों को लगेगा हमसे पूछ के टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ही सबसे बड़ा कैच है, किस तरीके से है कि यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट वाले 300 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उनके एक वोट होता है, और यहाँ पे सेकंड एस्टेट के पास भी 300 रिप्रेजेंटेटिव और एक वोट, और थर्ड एस्टेट के पास भी एक वोट, लेकिन 600 रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो टैक्स बढ़ाना है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड है वाले दोनों के दोनों पक्ष में वोट करते हैं, उनके फेवर में वोट करेंगे, ऑफकोर्स राजा के फेवर में करेंगे, क्योंकि इनको तो कोई टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पे कितना भी टैक्स बढ़ाओ, दोनों तो टैक्स बढ़ाने के फेवर में ही वोट करेंगे ना, क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है। तो लोगों ने बोला नहीं, इसको नहीं मानेंगे, यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है ना उनको वोट देने दो। 300 300 और 600 सारे रिप्रेजेंटेटिव का वोट होना चाहिए, ना कि एक एक वोट होना चाहिए तीनों का। तो राजा ने इस बात को मानने से मना कर दिया, और इस बात से नाराज होकर थर्ड एस्टेट के लोग क्या कर निकल गए और सीधा चले गए इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर, जो कि वर्साइल महल के अंदर था, पैलेस के अंदर था। वहां जाके उन्होंने घोषणा कर दी, वहां पे डिसीजन लिया गया कि हम एक नेशनल असेंबली बना रहे हैं। और जो ये मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो लेबर क्लास थी उसको तो घुसना ही अलाउ नहीं था। तो जो नेशनल असेंबली बनी वो भी बेसिकली अमीर लोग, जो थर्ड एस्टेट के भी अमीर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनने मिलके बनाई। ठीक है, तो अभी थर्ड एस्टेट के जो अमीर लोग थे वो बना रहे थे, और डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे तब तक संघर्ष करेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक सबको इक्वली राइट्स नहीं मिलते हैं, तब जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। तो टेनिस कोर्ट याद रखना है आपको, नेशनल असेंबली यहाँ पे बनी थी। अब इसके बाद क्या होता है, जो टेनिस कोर्ट के अंदर 2 लीडर बनाए गए। किसी भी रिवोल्यूशन को लीड करने के लिए लीडर की जरूरत होती है। तो मीराब्यू जो कि फ्रेंच पॉलिटिशियन थे, और एक एबे सीयूस जो कि फ्रेंच ऑथर थे। ये दोनों को आप बेसिकली बोल सकते हो कि नेशनल असेंबली जो बनाई गई इंडोर टेनिस कोर्ट में, उन दोनों का लीडर बनाया गया। तो अब ये दोनों मिलके नेशनल असेंबली
का जो फोकस काम था वो था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो डेवलप हो रहा था, लेकिन साथ साथ फ्रांस के अंदर सर्दी बढ़ रही थी। सर्दी बढ़ने से पूरी की पूरी जो फसल है वो तबाह हो गई, और लोगों ने भूखमरी के मारे जाके सीधा दुकानों पे अटैक करना शुरू कर दिया। लोग सीधा घुसते और दुकानों से सामान चुराते और खा लेते। तो इस तरीके की कंडीशन आपको फ्रांस में देखने को मिली उस टाइम पे। अब फ्रांस इस लेवल पे पहुंच गया था कि राजा को जबरन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि जो दुकानें थी वो भी अमीर लोगों की थी ना, तो राजा के दोस्त ही हो गए वो भी, तो राजा को लोगों जो गरीब लोग थे उनको रोकने के लिए सैनिकों को भेजना पड़ा। सैनिकों ने जाके सीधा फायरिंग कर दी उनके ऊपर। तो लोगों ने सोचा कि राजा ने हमको मारने के लिए सैनिक भेजे हैं। तो लोग अब पूरा का पूरा एकदम गंदा रूप ले लिया लोगों ने। लोगों ने सोचा कि अब तो डू और डाई, मरो या बचाओ या फिर कुछ भी करो, बस बचना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जाके बसाइल फोर्ट के ऊपर 14 जुलाई 1789 को जाके अटैक कर दिया, और इस फोर्ट की एक एक ईंट को उठा के मार्केट में बेच दिया। ये बेसिकली फोर्ट था जिसके अंदर जितना भी वेपन वगैरह होते थे उनको रखा जाता था। तो इसके अंदर जितना भी वेपन था उसको निकाला, और इन्होंने सोचा कि हम सैनिकों से लड़ेंगे कैसे। तो इस फोर्ट के अंदर रखे हुए जितना भी बारूद था, असला था, उसको निकाल के ये यूज़ करने लगे अगेंस्ट द सोल्जर्स। और यहाँ पे प्रिजनर्स को भी रखा जाता था, उनको भी फ्री करवा दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बस्ट हुआ आपका रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो लूटा हुआ सामान है उसको वो एक एक सामान को, यहाँ पे जितने भी अनाज के गोदाउन होते हैं सबको उठा के और बेच दिया जाता है मार्केट में, गन वगैरह। मतलब लोग रूथलेस तरीके से फाइट करने लग गए अब, और जितने भी टैक्स के पेपर मिले इनको उनको बर्न कर दिया गया। अब राजा को डर लगने लगा, तो राजा ने सोचा कि नेशनल असेंबली की बात मान ली जाए। तो 4 अगस्त 1789 को राजा ने नेशनल असेंबली की बात मानी और बोला कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको जो 1/10 टैक्स देना है ना, टिथ, वो नहीं देना पड़ेगा अब। तो इतनी सी बात मान के अब राजा अपने जाके राजमहल में बैठ गए, और राजा को लगा कि बस शांत हो जाएगी चीज़ें। लेकिन यहीं शांत नहीं हुई चीज़ें, अभी तो शुरुआत हुई है चीज़ों की। और जो पूरा का पूरा जो नेशनल असेंबली है उसने 1791 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के सामने पेश कर दिया, और उसके अंदर जो मेजर चीज़ें लिखी गई वो लिखी गई राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ओपिनियन रखने का अधिकार, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए बराबर कानून होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ से ही ली हुई है। तो 1791 में एक लास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया। अब इतना तो आ गया, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया। नहीं, अभी राजा जिंदा थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी बनाया था वो पढ़े लिखे और थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे और अमीर लोगों ने बनाया था। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन तो नीचे वाले लोगों में बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो उन्होंने जो कानून बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें ये लिखा कि जो गवर्नमेंट होगी ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो सबसे पहले जो कानून बनाएगी जिसको लेजिस्लेटिव बोला गया, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को पालन करवाएगी, और एक जुडिशरी जो कानून नहीं मानेगा उसको सजा देगी। और जो पूरा का पूरा जो क्लब था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रूल्स लिखे गए थे, उसके अंदर अमीर लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, अमीर लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन था, वो डोमिनेट कर रहे थे। गरीब लोग अभी भी उसके अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं रख पा रहे थे। तो गरीब लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, और गरीब लोग इकट्ठे होकर पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगे। और गरीब लोगों ने बोला कि हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। और उनमें से जो सबसे फेमस जो क्लब बना, जिसने राजा की फैमिली को आप बोल सकते हो एग्जीक्यूट किया या फिर उनको अरेस्ट किया, वो जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे रॉबेस्पियर थे। इनको लोग भगवान मानने लगे थे कि यही मसीहा हैं, यही बनेंगे इस देश के प्रेसिडेंट, यही बनेंगे। लेकिन इन्होंने आगे जाके कुछ कांड किए जिनकी वजह से इनको अभी गला काट दिया गया। देखते हैं क्या कांड किए। तो जो जैकोबिन क्लब था, उनके लोग कुछ इस तरीके की ड्रेसअप रखते थे, और ये मतलब डंडे हाथ में रखना, ढोल हाथ में रखना, ये बजाते हुए राजा के महल में ही पहुंच गए, और राजा को पकड़ के और जेल में डाल दिया। मतलब 10 अगस्त 1792 को राजा के महल में घुस के राजा को और राजा की फैमिली को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में इन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रॉपर एक इलेक्शन होना चाहिए, हमको यहीं एक इलेक्शन चाहिए। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी भी राजा रहे, क्योंकि इनको पता था कि जब तक राजा रहेगा तो अमीर लोग कॉन्स्टिट्यूशन तो मानेंगे लेकिन हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो वहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ, और थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ पे थर्ड स्टेट का ही कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कि रॉबेस्पियर बनेगा, वही यहाँ पे जीता। अब इसके बाद में 21 सितंबर 1792 को जो राजा को पकड़ा गया था, वो अब पूरा का पूरा जो इलेक्शन होने के बाद में लोगों ने बोला कि अब हम कंप्लीटली डेमोक्रेसी बोल सकते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हम बन चुके हैं।
तो 21 सितंबर 1792 आप याद रख सकते हो कि इस दिन पूरा फ्रांस जो है वो राजतंत्र से गणतंत्र में कन्वर्ट हो गया, मतलब मोनार्की से पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक बन गया, ठीक है। और राजा जो था उसकी फैमिली को और उसको सजाए मौत सुना दी गई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का कानून बनाया गया था। और यहाँ पे इनका गला काट दिया गया प्लेस द ला कॉन्कॉर्ड के अंदर 21 जनवरी 1793 को। देखो गला कैसे काटते थे, एक मशीन होती थी जिसको ग्लूटिन बोलते थे, ग्लूटिन के नीचे इंसान को रखते थे और उसका गला कुछ इस तरीके से कट जाता था। तो राजा की गर्दन को काट दिया गया, है ना, लुई 16 को काट दिया गया, धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स को भी मारना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे इतना रूथलेस कंडीशन हो गई थी कि कोई भी गणतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के अपोजिट में बोलता उसको पटक के काट देते। मतलब 2000 से 6000 लोग काट दिए गए, जो भी बात करता हुआ दिखता राजतंत्र के बारे में उनको भी काट दिया जाता। अब यहाँ पे जो रॉबेस्पियर था वो पावर में आ गया। रॉबेस्पियर ने बोला कि जो स्लेवरी होती है, स्लेव रखे जाते हैं अफ्रीका से, उनको हम हटा देंगे। लेकिन जब आपके पास पावर आती है तो आप अब्यूज करते हो उस पावर का। तो वही रॉबेस्पियर ने किया, जो कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने चला था, वो खुद ही प्रमोट करने लग गया स्लेवरी को। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी से हटके वो स्लेवरी को प्रमोट करने लग गया। अब स्लेवरी इंक्रीज होने लगी। अब स्लेवरी इंक्रीज हुई तो और लोगों ने पता किया कि ये सारी चीजें हो रही है रॉबेस्पियर की वजह से। तो रॉबेस्पियर को लिटाया गुलियोटिन के नीचे और उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं था, गरीब जो तबका था उसमें से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो जो पावर थी वो सीधी चलेगी अमीर लोगों के हाथ में। अब अमीर लोगों के हाथ में जाने के बाद में एक दूसरे से वो डिस्प्यूट करने लग गए पावर के लिए। जब रॉबेस्पियर को काटा तो कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बचा, तो जो पावर थी वो सीधी अमीर लोगों के हाथ में चलेगी। अब अमीर लोग भी एक दूसरे से लड़ने लगे। तो इस बिल्ली लड़ाई के बीच में एक इंसान निकल के आया 1804 में, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसने पूरी की पूरी सत्ता संभाल ली। अब लोगों को लगा कि ये पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएगा चीजों को, लेकिन पता चला कि ये भी एक डिक्टेटर बन के सामने आया। लेकिन हाँ, ये इतना क्रूर तानाशाह डिक्टेटर नहीं था, ये पॉजिटिव चीजें करता था यूरोप के अंदर, मतलब फ्रांस के अंदर, और ये लोगों के लिए ठीक काम कर रहा था। लेकिन ये 1815 के अंदर वाटरलू के अंदर अपनी लड़ाई हार गया। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।